औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द फिफ्थ वीक ऑफ द कोर्स ऑन डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर डिज़ाइन। सबसे पहले हम कंटेंट्स की बात करें। आपको लग रहा होगा कि आज का लेक्चर जो है यू कुड सी थोड़ा सा ब्रीफ मैंने रखा है, क्योंकि आज एक पार्ट में मैं थोड़ा सा बाइनरी स्टोरेज और रजिस्टर्स के ऊपर जो है वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस हम करेंगे, और उसके बाद जो चार असाइनमेंट्स हम इससे पहले मैं आप पहले जो है वो आपको दे चुका हूँ, उसके सॉल्यूशंस थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, ताकि आपके अगर कोई एरर्स आपके पास हों तो आप उन्हें कंपेयर करें अपने सॉल्यूशंस के साथ, और उन एरर्स को जो है वो रेक्टिफाई करें। सो first we will start with the binary storage in registers। थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, फिर हम रजिस्टर्स को थोड़ा सा जो है वो देखेंगे कि रजिस्टर्स क्या हैं, और फिर रजिस्टर्स के दरमियान जो ट्रांसफ़र है उस ऑपरेशन को हम डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल कंप्यूटर। उसके बाद हम असाइनमेंट्स जो चार असाइनमेंट्स हम इससे पहले जो है वो मैं आपको दे चुका हूँ, इसमें से मोस्टली के रिस्पॉन्सेज मेरे पास आए हुए हैं, बट डेफिनेटली देयर आर सम इश्यूज इन इट। सो इंडिविजुअल रिस्पॉन्स देने से बेहतर है कि मैं यहाँ पे उन सारे सॉल्यूशंस को डिस्कस करूँ और उसके जो मेजर इश्यूज हैं, ताकि वो जो है वो किस तरीके से जो है वो आप चेक करने के बाद अपने करेक्शंस जो हैं वो कर सकें। और फिर नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर में से वो है बाइनरी लॉजिक का। सो नेक्स्ट जस्ट मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा, जस्ट आई हैव प्रोवाइडेड दिस टॉपिक कि हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो बाइनरी लॉजिक के ऊपर होगा, और उसके बाद मैं असाइनमेंट और क्विज़ के बारे में जो है वो एक अनाउंसमेंट करूँगा कि हमने नेक्स्ट असाइनमेंट और जो क्विज़ हैं वो कब लेने हैं। इसको आप जो है वो एक सेल कह लें। दिस इज बेसिकली CEL। सो एक सेल में जो है वो आपके पास वन स्टोर होगा जब वो एक स्टेबल स्टेट में होगा, और अगर वो दूसरे स्टेबल स्टेट में होगा तो वो आपके पास जो है वो ज़ीरो है। तो या वो वन में होगा या वो ज़ीरो में होगा। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फ्लिप फ्लॉप जो है सर्किट हो सकते हैं, और या वो आपके पंच कार्ड में किसी एक पोजीशन के ऊपर वो एक पंच होल जो है वो भी हो सकता है। सो ये तो उसके जस्ट जो है वो सिंपल एग्जांपल्स हैं कि हमारे पास ये सेल जो है ये किस तरीके से जो है वो अब सेल हमने डिस्कस किया कि वो एक बाइनरी डिवाइस है जो कि एक ज़ीरो या एक वन को होल्ड कर सकता है या स्टोर कर सकता है, और यही दो उसके जो है वो स्टेबल स्टेट्स होते हैं। अब रजिस्टर जो है वो बेसिकली इट्स अ ग्रुप ऑफ बाइनरी सेल्स। आप बाइनरी सेल्स जो आपके हैं आप उनको कंबाइन करें तो आपके पास रजिस्टर बनता है। सेंस हम ये कहते हैं कि एक सेल जो है वो वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को जो है वो स्टोर कर रहा है। सो रजिस्टर जिसमें n सेल्स होंगे वो ऑब्वियसली जो है वो आपके पास किसी भी ऐसे क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को जिसमें n बिट्स होंगे उसको स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता होगा। सो अगर आप स्टेट ऑफ इस रजिस्टर की बात करें, देयर कुड बी अ नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स इन इट। इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस व्हिच कुड बी बेसिकली स्टोर्ड इन ए रजिस्टर, राइट। सो हम उसके स्टेट को बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं इन टर्म्स ऑफ ए इन टपल। हम जो है बेसिकली कहते हैं कि जी एक स्टेट ऑफ ए रजिस्टर जो है इट्स इन टपल नंबर, एंड दैट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड वंस, और उनमें से हर एक ज़ीरो और वन जो है एक बिट है, वो किस चीज़ को डिजिग्नेट कर रहा है, वो उस रजिस्टर के एक सेल के स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो जब सारे सेल के इंडिविजुअल स्टेट्स मिलते हैं तो आपके पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का पे बेस्ड जो रजिस्टर होता है वो आपको उस रजिस्टर का स्टेट जो है वो प्रोड्यूस करके देता है। जब हम कंटेंट की बात करते हैं ऑफ रजिस्टर, सो उसको हम डिफाइन करते हैं या इसको हम इंटरप्रेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरप्रिटेशन फंक्शन, जो कि उस इंफॉर्मेशन को एक वैल्यूएबल मीनिंग प्रोड्यूस कर रहा होता है। सो अगर आप यहाँ पे देखें एग्जांपल है हमारे पास, हम ये कहते हैं कि 16 बिट रजिस्टर है। इफ़ यू लुक इन हियर नीचे नंबरिंग गिवन है, ये बेसिकली 16 सेल्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, और फिर हर एक सेल के अंदर जो वैल्यू है, लाइक दिस सेल इज हैविंग
is having a वन वैल्यू, जो सेल 2 है उसमें भी 1 की वैल्यू है, थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में 0 की वैल्यू है, देन 7 to 10 जो है आपके पास 1 वैल्यूज़ हैं, और 11 to 12, 11 and 12 में 0 है, 13 में आपके पास जो वैल्यू स्टोर्ड है वो 1 है, 14, 15 में 0, और 16 में जो है वो आपके पास 1 है। तो फिजिकली हमारे पास जो रजिस्टर है इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ 16 बाइनरी सेल्स। सो दैट्स व्हाट exactly we said over there as well. So हमारे पास ये क्या है, फिजिकली हम इसको कहते हैं कि 16 बाइनरी सेल्स मीन 16 बाइनरी डिवाइसेस जो हैं, जिसको हम सेल कह रहे हैं, आप उसके कलेक्शन को एक रजिस्टर कह सकते हैं, और हर एक जो है वो क्या कैपेबिलिटी रख रहा है, हर एक की कैपेबिलिटी जो है वो 0 या 1 को स्टोर करने की है। अब जैसे हमने ये कहा कि स्टेट ऑफ रजिस्टर इज ए 16 टपल नंबर, अगर आप इस रजिस्टर में इन वैल्यूज़ की बात करें जो उसके अंदर स्टोर्ड हैं, सो हम ये कहते हैं कि 110000 1111001001 is basically a 16 tuple number which is showing the state of the register for the bit configuration stored in the register above. So ये basically इसका possible state है, and this is one of the possible states among all those possibilities जो कि इस register 16 bit registers में जो है वो possible हैं। वो कितने possibilities हैं वो हम आगे के slide में जो है वो discuss। अगर एक रजिस्टर में आपके पास n सेल्स हैं तो इसका मतलब ये है कि उस रजिस्टर के अंदर जो है 2 रेज़ टू द पावर n पॉसिबल स्टेट्स जो है वो रिप्रेजेंट हो सकते हैं। अगर हमारे पास रिप्रेजेंटेशन जो है वो बाइनरी इंटीजर के फॉर्म में है तो 0 से लेके 2 रेज़ टू द पावर 16 - 1 तक वैल्यूज़ जो है वो बेसिकली आपको डिफरेंट स्टेट्स प्रोवाइड करते हैं। सो जैसे मैंने कहा कि जी उसकी जो वैल्यूज़ हैं उनके इंटरप्रिटेशंस जो है दैट इज़ बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ इन ए फंक्शन, और वो फंक्शन जो है इट कुड वेरी। सो अगर हम इसी एग्जांपल का जो हम पिछले स्लाइड पे देख चुके हैं जिसमें हमने देखा कि 11000011110001001001 जो है दिस वाज बेसिकली वन ऑफ द पॉसिबल स्टेट्स जो कि हमें पिछले एग्जांपल में जो है वो गिवन था। अब हम इसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं। डिफरेंट इंटरप्रिटेशन में से सबसे पहले इंटरप्रिटेशन ये है कि हम ये कह सकते हैं कि ये किसी नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट है। अगर हम ये समझ रहे हैं तो देखिए ये 0th पोजीशन है तो 2 रेज़ टू पावर 0, दिस 1 0 है तो इसको आप छोड़ते जाएं तो 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 6, 2 रेज़ टू पावर 7, 8 to 9, और इस तरीके से 2 रेज़ टू पावर 14 और 2 रेज़ टू पावर 15। अगर आप इन वैल्यूज़ को ऐड कर दें तो ये आपको बेसिकली डेसिमल इसका जो इस बाइनरी का जो इक्विवेलेंट डेसिमल है वो आपको प्रोड्यूस करके दे देगा, एंड दैट्स 50,121। सो हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेटस था या जो स्टेट था इस रजिस्टर का वो बेसिकली हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बेसिकली हमारे पास डेसिमल 50,121 का बाइनरी इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इसका एक और इंटरप्रिटेशन भी देख सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जी ये इंफॉर्मेशन या ये स्टेट ऑफ रजिस्टर जो है ये बेसिकली एब्सिडिक कोड जो है उसके थ्रू दो करेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अगर हम इनको जो है वो 8 के 2 बिट्स में डिवाइड करें, यहाँ पे मैंने पहला जो लेफ्ट मोस्ट 8 एलिमेंट्स है उसको मैंने ब्लैक में लिया है और दूसरे को रेड किया है ताकि टू मेक इट इजीली अंडरस्टैंडेबल, राइट। सो ये वही अगर आप पहले हम इसका टेबल डिस्कस कर चुके हैं, उस टेबल में से अगर आप देखें सो 8 बिट कोड एब्सिडिक के अगेंस्ट अगर आप देखें सो 11000011 is basically is a binary code, is a 8 bit binary code for a character C, और इस तरीके से 11001001 जो है इट्स a character for it's basically a binary code, 8 bit binary code for the character I। अगर हम 4 बिट कोड की बात करें, लेट से हम एक्सेस 3 की बात करते हैं, इस तरीके से हम बाकी और जो कोड्स हैं उसके हवाले से भी बात कर सकते हैं कि इट कुड बी बेसिकली अ बिट रिप्रेजेंटेशन और कोड रिप्रेजेंटेशन फॉर अनदर पॉसिबल वैल्यू एज वेल। सो अगर आप एक्सेस 3 के हवाले से देखें तो अगेन मैंने इसको जो है वो अल्टरनेट ब्लैक और रेड कलर से लिया हुआ है। So if you look in there 1100, so this is representing a 9 in XS3 code 0011 is basically a 0. In XS3 code 1100 is a 9 and 1001 is basically for a 6. So as I said, like in other 4 bit codes like XS3 there could be a possibility, lekin we have to check it out
जिस तरह हम ये देखना चाह रहे हैं कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ BCD इक्विवेलेंट और BCD इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस स्टेट। सो हम कहते हैं कि नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास क्या है, इसमें 1 1 और 0 0 आ रहे हैं। दिस इज़ जिसमें जिसके लिए हमारे पास एक्सिस 3 में तो इसका इक्विवेलेंट एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन 1 1 0 0 जो है ये BCD में कोई भी इस तरह का कोई असाइनमेंट जो है वो किसी डिजिट के लिए नहीं है। सो दैट्स वाई यहाँ पर ये इंटरप्रिटेशन BCD के इक्विवेलेंट इंटरप्रिटेशन जो है वो हमारे पास जो है वो पॉसिबल नहीं है। सो इस एग्जांपल से दिस एग्जांपल मेड इट क्लियर कि आपके पास एक रजिस्टर जो है वो एक या एक से ज़्यादा डिस्क्रीट एलिमेंट जो है वो स्टोर कर सकता है, और सेम बिट कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशन जो है वो पॉसिबल है डेफिनेटली फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। और वो एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन की जो इंटरप्रिटेशन है वो होगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनीशन के ऊपर, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनीशन जो है वो बेसिकली क्या है, वो हमारे पास जो है वो डिफरेंट कोड्स के डेफिनीशन है जो कि हम इससे पहले जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पे एक चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि रजिस्टर जो है वो यूज़फुल इंफॉर्मेशन को स्टोर करें। जब भी आप प्रोसेसिंग करें तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जो प्रोग्राम करते हैं कि वो वेल द सिस्टम शुड प्रोवाइड द यूज़फुल स्टोरेज और द एफिशिएंट स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। और जो कंप्यूटर प्रोग्राम हम लिखते हैं तो वो प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस इंफॉर्मेशन को जो है वो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसको जो है वो प्रॉपरली और एफिशिएंट तरीके से जो है वो प्रोसेस करें। तो अगर हम यूज़फुल इंफॉर्मेशन के लिए रजिस्टर को अगर हम यूज़फुल इंफॉर्मेशन के स्टोरेज के लिए यूज़ करें, और अगर कंप्यूटर प्रोग्राम जो है उसको अकॉर्डिंगली जो है वो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस करें, तो डेफिनेटली आपके पास एक एफिशिएंट प्रोग्राम बनेगा, और एफिशिएंसी जो है वो एक प्रोग्राम की जो है वो इंक्रीज़ होगी। अदरवाइज़ जो है वो आपके पास प्रोग्राम जो है या एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज़ होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है रजिस्टर ट्रांसफ़र के ऊपर। हमने रजिस्टर्स को डिस्कस किया कि रजिस्टर बेसिकली है क्या चीज़, और अब हम ये देखते हैं कि रजिस्टर्स के दरमियान ट्रांसफ़र जो है वो कैसे पॉसिबल है, और ये रजिस्टर्स जो है वो बेसिकली कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। सो अगर आप राइट साइड पे ब्लॉक डायग्राम देखें डिजिटल कंप्यूटर का, जो कि हम इनिशियल लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, हमने यही कहा था कि बेसिकली yes, not exactly, but these are the basic components which a digital computer could have. So we have a control unit, then a processor, and then the main memory, and then the output and output डिवाइसेस एंड कंट्रोल सेक्शंस एज वेल। सो हम इसी अगर ब्लॉक डायग्राम को जो है वो थोड़ा सा एलोबरेट करें, और हम ये कहें कि जी मेमोरी यूनिट के अंदर स्टोरेज कैसे होती है, प्रोसेसर के दरमियान जो है वो किस तरीके से होती है, कंट्रोल यूनिट जो है आया उसमें रजिस्टर्स वगैरह जो है वो यूज़ हो सकते हैं, इनपुट और आउटपुट के जो डिवाइसेस हैं और उनका जो कंट्रोल है, आया वहाँ पे हम अगर थोड़ी सी स्टोरेज के लिए जो है वो डिवाइसेस या स्टोरेज जो है वो रिक्वायर्ड होती है, तो उस स्टोरेज को हम किस तरीके से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। सो डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं वो आजकल के जो है वो करेक्टराइज होते हैं, दे आर डिस्क्राइब्ड बेस्ड ऑन देयर रजिस्टर्स। मेमोरी यूनिट जो है इट्स अ कलेक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रजिस्टर्स which are used for storage purposes of digital information. सो मेमोरी यूनिट क्या कर रहा है कि वो उसमें मेमोरी यूनिट बनता ही है थाउजेंड्स ऑफ रजिस्टर्स पे बेस, ठीक है, जिसमें आपके पास डिजिटल इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होता है, और लॉन्ग लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। सो दोनों पॉसिबिलिटीज़ जो हैं उसके हैं। एनीवेज वो यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर जो है उसमें भी आपके पास रजिस्टर्स होते हैं, जहाँ पर आप क्या स्टोर करते हैं, जहाँ पर आप उन ऑपरेंड्स को या उन वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं जिसके ऊपर आपने ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करने होते हैं। So again it's a data storage कैपेबिलिटी जिसके ऊपर जो है वो आप ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशंस हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन, इफ़ वी टॉक अबाउट वेरी बेसिक ऑपरेशंस, तो अगर हम एडिशन की बात करें और हम ये कहते हैं कि जी एडिशन के लिए 2 ऑपरेंड्स चाहिए और एक उसके ऊपर उनके दरमियान जो है, अगर हम बाइनरी ऑपरेशन की बात करें कि लेफ्ट और राइट साइड पे आपके पास 2 ऑपरेंड्स होते हैं और दरमियान में उसका
जो ऑपरेटर होता है जो उसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन को जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है उन ऑपरेंड्स के ऊपर। इस तरीके से कंट्रोल यूनिट जो है उसमें भी रजिस्टर होते हैं, और वो रजिस्टर हम किस लिए यूज़ करते हैं, टू कीप ट्रैक ऑफ वेरियस कंप्यूटर सीक्वेंसेस। और जो सीक्वेंसिंग होती है कि उनको किस तरीके से जो है वो मैनेज करे। तो इसका ज़्यादातर काम जो है कंट्रोल यूनिट के रजिस्टर्स का वो सीक्वेंसिंग और ट्रैकिंग पर्पसेस या कंप्यूटर के जो सीक्वेंसेस हैं या जो डेटा सीक्वेंसेस हैं उनको ट्रैक करने के पर्सपेक्टिव से हैं। इस तरीके से अगर हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को देखें, सो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में भी आपके पास एटलीस्ट एक रजिस्टर तो होना चाहिए, ताकि जो इन्फॉर्मेशन आप जो है उसे स्टोर करें या उसे स्टोर कर या उसको जो है the information stored to or from the device के डिवाइस से इंफॉर्मेशन आए तो उसे कंप्यूटर में जो है वो सेंड करे, और कंप्यूटर से जो इंफॉर्मेशन आए टुवर्ड्स डिवाइस उसको जो है वो यूज़र को जो है वो प्रोड्यूस करे। ठीक है जी। सो एन इंटर रजिस्टर ट्रांसफ़र ऑपरेशन जो कि आपके डिजिटल सिस्टम्स के अंदर एक बेसिक ऑपरेशन है कि रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफ़र जो है वो किस तरीके से परफॉर्म होते हैं। सो इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ए ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर इन one register into another register, right? So inter register transfer operation जो है वो बेसिकली क्या करते हैं कि आप रजिस्टर्स के दरमियान जो इंफॉर्मेशन मूवमेंट है या इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र है वो किस तरीके से जो है ऊपर। So right side पे the first example in the first figure, the figure on the right is giving us an illustration of the information transfer among registers. यहाँ पर हम कुछ रजिस्टर्स हम लेंगे और रजिस्टर्स के थ्रू जो है ये रजिस्टर्स से रजिस्टर टू रजिस्टर जो है वो हम जो है वो इलस्ट्रेशन देंगे कि इंफॉर्मेशन किस तरीके से जो है उनमें ट्रांसफ़र होता है। और एग्जांपल जो हम यहाँ पे ले रहे हैं वो है कि आप बाइनरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करें फ्रॉम ए टेलीटाइप कीबोर्ड टू अ मेमोरी रजिस्टर। सो हम कीबोर्ड से बेसिकली जो है वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर करना चाह रहे हैं, मेमोरी यूनिट में जो है वो स्टोर करना चाह रहे हैं। अगर हम देखना चाह रहे हैं कि जी हमारे पास टेलीटाइप यूनिट जो है इनपुट यूनिट जो है वो यहाँ पे है, और इसके तीन बेसिक कंपोनेंट है हमारे पास। अगर आप देखें तो एक हमारे पास कीबोर्ड है, दूसरा हमारे पास जो है वो कंट्रोल है, कंट्रोल यूनिट है जो इन्फॉर्मेशन का इक्विवेलेंट कोड और ये सारी चीज़ें जो है वो डिटरमाइन करके जो है वो आगे नेक्स्ट जो थर्ड कंपोनेंट आपका इनपुट रजिस्टर है उसमें स्टोर कर रहा होता है। सो कंट्रोल यूनिट जो है वो क्या कर रहा है कि कंट्रोल यूनिट जैसे मैंने कहा कि जब यहाँ से कोई बटन प्रेस होता है, सो कंट्रोल यूनिट जो है वो जिस कोड को भी ले रहा है, सपोज हम ये कहते हैं कि हम यहाँ पे एस की कोड विद पेरिटी बिट जो है वो ले रहे हैं अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि इनपुट रजिस्टर जो है इट्स एन 8 बिट रजिस्टर। एस की कोड द बेसिक एस की कोड इज 7 बिट कोड। आप पेरिटी बिट ऐड करें तो वो 8 कोड बन जाएगा। ठीक है जी। सो कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है कि कंट्रोल यूनिट जो है वो जैसे ही कोई बटन प्रेस होता है तो उसके अगेंस्ट जो उसका इक्विवेलेंट 8 बिट कोड होता है वो उस इनपुट रजिस्टर में जो है वो क्या कर देता है, वो लोड कर देता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रही है। ट्रांसलेशन किस चीज़ की हो रही है? ह्यूमन ओरिएंटेड डेटा मींस जे जो है, जे इज ABCD, these are basically the human understandable formats, not understandable directly by the computer. So computer के लिए हमें उसे क्या करना होगा, उसे transform करना होगा in binary representation, and that was one of the reason कि हमने binary coding जो है वो utilize करनी थी। ठीक है जी। So वो ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे होगा, जैसे ही आप बटन प्रेस करेंगे ये कंट्रोल यूनिट जो है उसका इक्विवेलेंट जो कोड है, जो भी कोड जो भी आपका जो कोडिंग मैकेनिज्म आप यूज़ कर रहे होंगे, जिस तरह सपोज हमने यहाँ पे कहा कि हम एस की को यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसको उस करेक्टर के या उस सिंबल के अगेंस्ट जो है उसका कोड जो है वो जनरेट करके उसको इनपुट रजिस्टर में जो है वो स्टोर करेगा। The information is transferred into the least significant 8-bit of processor register. The input register is cleared for next character. So next क्या होगा कि जैसे ही आप एक बटन यहाँ से प्रेस करते हैं, कंट्रोल उसका इक्विवेलेंट जो है वो कोड जनरेट करता है, वो इनपुट रजिस्टर में आ जाता है। इनपुट रजिस्टर से वो डेटा जो है वो प्रोसेसर रजिस्टर के लीस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट्स में जाता है। इसका मतलब ये है, अगर आप देखें ये लीस्ट पोर्शन है और आप लेफ्ट पे जाते हैं तो आप मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स की तरफ जो है वो मूव करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आपके पास जो है वो 8 सेल्स के 4 रजिस्टर्स यहाँ पे हमने लिए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि 4 कैरेक्टर्स जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं बिफोर वी मूव ऑन टू द मेमोरी यूनिट,
जब हमारे पास 4 कैरेक्टर्स यहाँ पे आ जाएंगे तो हम वो सारे के सारे एट ए टाइम जो है वो क्या करेंगे, वो मेमोरी यूनिट के मेमोरी रजिस्टर में जो है वो मूव करेंगे। एनीवेज इनपुट रजिस्टर यहाँ से जो 8 बिट्स हैं उसको हमने लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में जो है वो ट्रांसफ़र कर देना है और इस इनपुट रजिस्टर को हमने जो है वो क्लियर कर देना है। अब जब हम यहाँ पे इनपुट रजिस्टर से जो है वो प्रोसेसर के लीस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट्स में मूव करेंगे, तो इसने क्या किया होगा कि इसमें जो पहले से जो डेटा होगा उसने इसको 8 बिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट जो है वो ऑलरेडी शिफ्ट किया होगा, क्योंकि यहाँ से जो डेटा है अगर हम यहाँ से इसको जो है वो ट्रांसफ़र करें तो वो ओवरराइट ना हो। तो पहले क्या करना होगा कि पहले प्रोसेसर रजिस्टर जो है वो अपने बिट्स को जो डेटा या कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसको लेफ्ट में मूव कर लेगा। ये लोकेशन जो है ये इसके लिए एम्प्टी हो जाएगा, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चला जाएगा। ये क्लियर हो जाएगा तो फिर आप नया बटन प्रेस करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। और अगेन यहाँ से यहाँ पे मूव होने से पहले आपके पास ये डेटा जो है ये सारा का सारा जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट मूव हो चुका होगा, तो इसके लिए लोकेशन खाली कर देगा और आपके पास वो डेटा जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। सो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज और 4 कैरेक्टर्स जो है वो एट ए टाइम जो है वो आपके प्रोसेसर इस जो एग्जांपल है मैं इसके पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। अगर हम 8 बिट रिप्रेजेंट कैरेक्टर को 8 बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अगर प्रोसेसर रजिस्टर हमारे पास 32 बिट का है तो उसमें जो है वो हमारे पास 4 कैरेक्टर्स जो हैं वो स्टोर होंगे। जैसे ही हमारे पास 4 कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रोसेसर यूनिट में जो है प्रोसेसर रजिस्टर में जो प्रोसेसर यूनिट के प्रोसेसर रजिस्टर या इस रजिस्टर में आ जाएंगे, तो हमने क्या करना होगा, वी मूव देम टू द मेमोरी रजिस्टर और द मेमोरी रजिस्टर इन फिगर 1.2 रिप्रेजेंट्स द कंटेंट। अब हमारे पास यहाँ पे कंटेंट क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने किस बटन को प्रेस किया है, पहले मैंने जे को प्रेस किया है तो वो जे की वैल्यू यहाँ पर आ गई, वो यहाँ पे प्रेस हो गई। सपोज दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। फिर ये क्लियर हो जाएगा, जब ये क्लियर हो रहा है और फिर ये यहाँ पे मूव हो जाएगा ताकि नेक्स्ट वैल्यू के लिए ये प्लेस जो है वो एम्प्टी करे। जब ओ हो जाएगा तो कंट्रोल यूनिट ओ का इक्विवेलेंट कोड यहाँ पे प्लेस कर देगा और यहाँ से जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेसर रजिस्टर में सेंड हो जाएगा। फिर एच आ जाएगा, ये ऑलरेडी एम्प्टी हो चुका होगा तो वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ये दो ऑलरेडी जो है वो मूव हो चुके होंगे तो थर्ड वैल्यू जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। और फिर जब इन जो है वो प्रेस हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर अगेन वो जो इनिशियल 3 एलिमेंट्स है वो लेफ्ट साइड पे मूव हो चुके होंगे तो फोर्थ वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। और इस तरीके से आपके पास जब ये सारे 4 कैरेक्टर्स इसमें आ जाएंगे इन 8 सेल्स के सब कंपोनेंट्स ऑफ ए रजिस्टर में, तो वो सारे के सारे 32 बिट्स जो है वो आप क्या करेंगे, वो मेमोरी यूनिट में सेंड कर देंगे। और मेमोरी यूनिट में आप देखते हैं कि जी वहाँ पे इनिशियल जो 8 बिट्स हैं वो जे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट। फिर दूसरा जो है दूसरे 8 बिट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो ए को, थर्ड वन जो है वो एच को और लास्ट वन जो है वो एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। To process discrete quantity of information in binary form, अब अगर binary form में discrete quantities information को जो है वो हमने process करना है तो कंप्यूटर ने क्या provide करना है, कंप्यूटर ने ऐसे devices जो है वो provide करने हैं to which are capable of holding data which we are processing during the इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। सो इसके लिए तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास क्या चाहिए, हमारे पास रजिस्टर्स जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली हम डेटा स्टोरेज के लिए जो है या ऐसे डिवाइसेस, कौन से डिवाइसेस होंगे, वो सेल्स होंगे और सेल के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं, रजिस्टर्स बनते हैं। तो रजिस्टर्स जो है वो बेसिकली हमारे डेटा कैपेबिलिटीज़ को या डेटा स्टोरेज के लिए ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग और स्टोरेज जो है वो हम यूटिलाइज करते हैं। और सेकंड हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सर्किट एलिमेंट्स। और सर्किट एलिमेंट जो है दैट्स अ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर which is basically manipulating individual bit of information. So यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, डिजिटल लॉजिक सर्किट आएगा। सर्किट अगेन मैं रिपीट कर दूं कि दिस इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर जो आपके पास इंफॉर्मेशन स्टोरेज के पर्सपेक्टिव से और प्रोसेसिंग के पर्सपेक्टिव से जो है वो एलिमेंट्स को, इंफॉर्मेशन को जो है वो क्या करते हैं, वो मैनिपुलेट करते हैं। अगर हम फिगर 1.3 को देख लें सो यहाँ पर हम एक प्रोसेस शो कर रहे हैं जिसमें दो नंबर्स गिवन है आपके पास, 10 बिट्स के बाइनरी नंबर्स हैं, ठीक है जी। और एक जो है सपोज वो मेमोरी यूनिट में जो है वो 001111
00001 है और दूसरा जो है वो 00010000010 है। ये दो ऑपरेंड्स हैं जिसे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इसके ऊपर हम एक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना चाह रहे हैं। सपोज इन्होंने कहा कि आप वो जो है एडिशन का ऑपरेशन हो, क्योंकि इसी ये ऑपरेशन जो है वो किसके लिए है? We are illustrating the process of adding two 10-bit binary numbers. So the memory unit usually consists of thousands of registers, लेकिन इस एग्जांपल में हमने जस्ट 3 रजिस्टर्स लिए हुए हैं यहाँ पे। और 3 रजिस्टर्स हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? एक में आपके ऑपरेंड 1 की वैल्यू है, दूसरे में ऑपरेंड 2 की वैल्यू है, और थर्ड वन में जो हमारा रिस्पॉन्स है उसका स्टोरेज जो है वो हमारे पास आएगा। जो हम बेसिकली जो अल्टीमेट जो इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे, उनका जो रिस्पॉन्स आएगा वो फिर हम इस मेमोरी रजिस्टर में जो है वो स्टोर करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे सारे वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये है कि अभी इसमें कोई वैल्यू हमने स्टोर नहीं की। So the part of processor unit shown consist of 3 रजिस्टर। अगर आप प्रोसेसर यूनिट को देखें so इसमें हमने जस्ट 3 रजिस्टर को शो किया हुआ है, जिसको हम R1, R2 और R3 कहते हैं। और साथ में इसके साथ जो है वो हमारे पास डिजिटल लॉजिक सर्किट है बाइनरी एडिशन के लिए। तो ये हमारे पास रजिस्टर्स हैं और इस दो रजिस्टर्स में हमारे पास ऑपरेंड्स का डेटा आएगा और ये हमारा लॉजिक होगा। वो डेटा जो है वो हम इस लॉजिक को पास ऑन करेंगे एज एन इनपुट, और वो जो है वो इसका एडिशन जो है वो प्रोड्यूस करके उसको R3 में जो है वो स्टोर कर लेगा। और R3 में जो हमारे पास जो डेटा होगा वो बेसिकली इन दो R1 और R2 में जो ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 की वैल्यूज़ हैं उसका एडिशन होगा। तो वो डेटा जो है वो यहाँ R3 में स्टोर हो जाएगा और देन कर वो डेटा जो है वो अगेन हम क्या कर लेंगे, वो हम मेमोरी यूनिट में जो है वो स्टोर कर। व्हाट वी सेड इन द नेक्स्ट इन दिस स्लाइड कि मेमोरी रजिस्टर जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं बट दे आर अनेबल टू प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन। सो टू ऑपरेंड्स जो है इट होल्ड्स दोज ऑपरेंड्स, लेकिन वो उसको जो है वो प्रोसेस नहीं कर सकते, वो डायरेक्टली उसको ऐड नहीं कर सकते। एडिशन इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेड एट द प्रोसेसर एंड। सो इसलिए हमें वो डेटा जो है वो कहाँ पे मूव करना होगा, वो हमें प्रोसेसर के रजिस्टर्स में मूव करना होगा जब हमें प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है। और इस तरीके से जब आपके पास रिजल्ट जनरेट होता है तो प्रोसेसर रजिस्टर में, तो वो डेटा जो है वो डायरेक्टली कहाँ पे जाता है, वो मेमोरी रजिस्टर में जाता है फॉर स्टोरेज। क्योंकि जब तक वो रिक्वायर्ड नहीं होता उसके प्रोसेसर के पास रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब उसे चाहिए होगा वो उसे रिकॉल बैक करेगा। ठीक है। सो डायग्राम में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि कंटेंट ऑफ टू ऑपरेंड्स ट्रांसफर फ्रॉम टू मेमोरी रजिस्टर्स इनटू आर एंड R2 R1 R2 में जो ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 है वो हमने जो है वो मेन मेमोरी से जो है या मेमोरी रजिस्टर से जो है वो प्रोसेसर के R1 और R2 रजिस्टर्स में जो है वो मूव करते हैं। और उसके बाद जो है वो डिजिटल लॉजिक सर्किट जो है वो सम को जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, और इस सम को जो है हम कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, उसको R3 में स्टोर कर रहे हैं। और ये R3 जो है वो बेसिकली उस वैल्यू को हम ट्रांसफर बैक करते हैं किसी एक मेमोरी रजिस्टर में। ठीक है जी। सो ये हमारा जो है वो यहाँ पे जो है वो कंसर्न था कि मेमोरी के रजिस्टर्स सॉरी जो रजिस्टर्स हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए डिजिटल सिस्टम के अंदर, उनके दरमियान जो ट्रांसफर होता है। सो जस्ट टू समराइज व्हाट वी कवर्ड सो फॉर, इस लेक्चर के अंदर हमने बेसिक इंफॉर्मेशन फ्लो कैपेबिलिटीज जो है वो डिस्कस की विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल। ठीक है जी। सो डिजिटल सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन फ्लो की कैपेबिलिटीज जो है वो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस की है। हमने ये कहा कि रजिस्टर्स जो हैं दे आर वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स टू स्टोर एंड होल्ड बाइनरी इंफॉर्मेशन। लेकिन प्रोसेसिंग के लिए जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, फिजिकल एनवायरनमेंट है, उसको हम कहते हैं डिजिटल लॉजिक सर्किट्स। सो डिजिटल लॉजिक सर्किट्स और इसका जो करस्पॉन्डिंग मैनिपुलेशन कैपेबिलिटीज़ हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो स्टार्ट करेंगे, और फिर ऑनवर्ड जो है वो उसी के ऊपर ही हमारी डिस्कशंस जो है वो हो रही होंगी कि सर्किट्स कैसे बनते हैं, हर एक सर्किट किस किस्म के फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सो एंड सो ऑन। सो जो लेक्चर वाला पार्ट है यहाँ तक है। नेक्स्ट जो है वो हम जो लास्ट 1 to 4 हमारे असाइनमेंट्स हैं उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे जो है वो अप्रोच किया है कि उनको कुछ इश्यूज हैं। तो मैंने कहा कि चलिए आप लोगों ने मुझे सॉल्व करके तो दिए हैं, लेकिन मैं उसे सॉल्व करके आप लोगों के साथ, और जहाँ जहाँ पे थोड़े से जो है वो इश्यूज हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, ताकि आपके लिए जो है कंपैरिजन पे बेस आप उसको जो है वो प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सकें। सो फर्स्ट वन, सॉरी ये थोड़ा सा
बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मेरे ख्याल में मैं वैसे इसके PDF जो है वो सेपरेट अपलोड कर दूंगा, तो आपके लिए जो है ये इजी होगा। एनीवेज, क्विकली मैं गो थ्रू कर लूँ वाई डिजिटल कंप्यूटर्स आर कॉल्ड डिजिटल। तो वो और भी बहुत सारे कामों के लिए यूज़ होते हैं। तो इनिशियली चूँकि जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो डिजिटल टास्क के लिए था, इसलिए इनको ज़्यादातर जो है वो डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो यही है कि आप बेस 3 और बेस 7 नंबर सिस्टम्स के बेसिक डिजिट्स बता दें और उसके वैलिड और इनवैलिड नंबर्स जो हैं वो एक एक एग्जांपल दे दें। सो मैं अगेन रिपीट कर दूं कि बेस 3 में 3 डिजिट्स होते हैं। ज़ीरो से हम स्टार्ट कर दें तो 0, 1 और 2 उसमें वैलिड डिजिट्स होंगे, और बेस 7 में जो है वो 7 डिजिट्स होते हैं। 0 से लेके 6 तक जो है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये उसके वैलिड डिजिट्स हैं। तो जिस भी एग्जांपल में आपके पास 0, 1, 2 आता हो तो वो बेस 3 का वैलिड नंबर होगा। अगर आप ये वाला देखें 2102, ये एक वैलिड है, लेकिन 210321 है, इसलिए यहाँ पे 3 आ रहा है, ये वैलिड नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 6 है। तो 0 से 6 तक अगर कॉम्बिनेशन है, कोई सीक्वेंस है, तो दैट्स वैलिड वन। अदरवाइज यहाँ पे अगर आप देखें तो एंड में जो है वो 7 है, so that's why it makes it an invalid number। यहाँ पे यही बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ पे भी मैंने जब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कन्वर्जन्स के कुछ पॉइंट्स दिए कि बेस 5, बेस 4, बेस 8 और बेस 2 में कुछ नंबर्स गिवन है, 4 ऑप्शंस हैं, उन सबको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसका डेसिमल कन्वर्जन मैं बता देता हूँ, लेकिन डेसिमल कन्वर्जन से पहले सबसे पहले आपका जो टास्क है वो यही है कि आप उसमें से देखें कि एक नंबर जो है वो उस बेस सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो फर्स्ट एग्जांपल जो है 231.5 एट द बेस 5। सो बेस 5 में आपके पास 5 नंबर्स आते हैं और वो है 0, 1, 2, 3 और 4। तो इसमें 5 आ ही नहीं सकता, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास 5 जो है इट्स नॉट अ वैलिड डिजिट इन द बेस 5 सिस्टम। उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं, अगर ये कंडीशन वो पास ऑन कर लेता है, कोई भी नंबर किसी भी नंबर सिस्टम में आपको गिवन हो, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ये सारे के सारे चूँकि हर एक डिजिट का एक पोजीशनल वेट हो एग्जिस्ट करता है, और वो पोजीशनल वेट होता है बेसिकली बेस रेज़्ड टू द पावर आई की वैल्यू। और आई जो है वो 0 से लेकर ऑनवर्ड कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो डिक्रीमेंट भी हो सकती है, वो वेरी 0 से अगर पॉइंट की वैल्यू है तो -1, -2 राइट साइड पे जाएगी, और अगर वो जो है वो लेफ्ट साइड पे जाएगी तो फर्स्ट जो पॉजिटिव नंबर है दैट्स इसका पोजीशन जो है वो 0 है, तो उसका जो कॉफिशेंट है उसको हम A0 कहते हैं। फिर लेफ्ट साइड पे A1, A2 इस तरह मूव करते हैं, और उस A0 के बाद जो रेडिक्स पॉइंट है उसके राइट साइड पे A-1, A-2 और इस तरीके से आपके पॉइंट्स हैं। तो आप जब उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो आपने ये करना होगा कि उसके हर एक जो कोएफिशिएंट है उसके करस्पॉन्डिंग आपने वेट के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है और फिर सबको ऐड कर देना है। ठीक है जी। ये सारे मेरे ख्याल में अंडरस्टूड है, इसमें कोई और प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी जो है वो क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा ट्विस्ट है, कुछ एग्जांपल्स वहाँ पे गिवन है, मैंने कुछ और ट्विस्ट कुछ और बेस सिस्टम्स आपको एग्जैक्टली वही बेस सिस्टम जो क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन थे कि उसमें डेसिमल का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर इन बेसिस में जो है वो क्या बनते हैं। सो अगेन वही 0 से लेकर 9 तक डेसिमल नंबर्स हैं, उसको बेस 3 में रिप्रेजेंट करना है और बेस 7 में रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आप देखें दोनों केसेस में जो है वो n की जो वैल्यू है, जो बेसिक जो मैक्सिमम बेसिक डिजिट है, जो कि बाइनरी बेस 3 में 2 है और बेस 7 में जो है वो 6 है। तो एक में जो है वो डिसिबल नंबर से 0 से 2 तक आप जो है वो बोरो करें बेस 3 में, और 0 से 6 तक जो है वो आप बेस 7 में जो है वो क्या करें, वो बोरो करें। और फिर उससे जो वैल्यू बढ़ती है, जिस तरह 3 है, तो 3 जो है वो एक वैलिड डिजिट नहीं है आप सॉरी आपके बेस 3 सिस्टम में, तो इसलिए आपको इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से डिवाइड करते हैं तो यू गेट अ रिमाइंडर ऑफ 0 एंड अ क्वोशंट ऑफ 1, सो दैट्स व्हाई यू गेट अ 1 एंड 0। इस तरह 4 को डिवाइड करें, 5 को करें, 6 को करें, 6 को डिवाइड करें, सो व्हाट यू गेट इज बेसिकली डिवाइड बाय 3, so it goes with the 2, so quotient becomes 2 and a remainder becomes 0, so you get a 0 and a 1। और अगर आप 9 को डिवाइड करें 3 से, so you get a quotient of 3 और जो रिमाइंडर है वो 0 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 प्लेस कर दिया है। और उसके बाद चूंकि 3 जो है वो अगेन बाइनरी में नहीं है, तो 3 को फिर से 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 को 3 से डिवाइड होगा, तो जिस तरह यहाँ पे हमने लिया है वो है 1 0,
तो इसलिए वहाँ पे 10 और ये टोटल जो है उसका क्या आ जाएगा, उसका 10 और 0 आ जाएगा। सो दिस वाज अ बिट मेरे ख्याल में थोड़ा सा डिफरेंट था ये। बाकी मेरे ख्याल में ये तो अंडरस्टूड है, इसमें कोई इस तरह का नहीं है। अगर आपका यहाँ पे 14 की वैल्यू आ जाती है तो फिर उसके लिए जो है वो अगेन जो है वो 20 बन जाएगा। सो इसी पैटर्न को आप फॉलो करें। मेरे ख्याल में बाकी इस क्विज़ के अंदर, क्विज़ नंबर 1 जो है इसके अंदर कोई इतना बड़ा इम्पोर्टेंट ट्विस्टेड जो इन्फॉर्मेशन है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हम मूव करते हैं असाइनमेंट नंबर, सॉरी मैं क्विज़ बोल गया, वो असाइनमेंट था। असाइनमेंट नंबर 2 की तरफ क्वेश्चन 1 में गिवन था कि 75 आपको बेस 10 में गिवन है, इसको हेक्सा में कन्वर्ट करें और उसके बाद आप उस हेक्सा नंबर को क्या करें, उसको फिर डेसिमल में कन्वर्ट करें टू जस्ट क्रॉस चेक कि जो आपका कन्वर्जन है वो करेक्ट है या नहीं है। जब आप किसी भी आपको एक नंबर जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में गिवन हो और आपने उसको किसी भी बेस नंबर में जो है वो कन्वर्ट करना हो, तो आपने उसको क्या करना होगा, अगर वो इंटीजर पार्ट है तो उसको कंटिन्यूसली बाय 16 जो आपका टारगेट वो है नंबर सिस्टम है, आपने उस पर डिवाइड कर देना है। तो 16 से आप इसको डिवाइड करें, सो इट गोज विद 4 और क्वोशंट आपका 4 हो जाएगा और जो रिमाइंडर है वो बेसिकली आपके पास 11 बन जाएगा और 11 जो है वो इक्वल है आपके हेक्सा में 10 11 अप टू 15 जो है ये ए बी सी डी इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। सो दैट्स व्हाई यू गेट अ 4 एंड अ बी एंड 16। सो यहाँ पे इसके साथ जो है वो गिवन है कि ये किस तरीके से आप अचीव कर सकते हैं। अगर आप इसका जस्टिफिकेशन देखना चाह रहे हैं तो फिर आप ये 4b विद बेस 16 को जो है डेसिमल में कन्वर्ट करें। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप ये देखेंगे कि आपके पास, सॉरी ये 9, ये 4b है, ठीक है जी। और यहाँ पे तो ठीक है, ये 4b है, 9 नहीं है, इसलिए इसका इक्विवेलेंट जो है वो 11 है। तो इसको आप जो यहाँ यहाँ से जो है ये करेक्शंस जो है वो आप कर लीजिएगा। मेरे ख्याल में यहाँ पे चलें, मैं इसको देख भी लेता हूँ और उसको मैं जो है कर भी लेता हूँ ताकि आपके पास इशू ना हो। सो दिस बिकम्स बेसिकली बी। सो ये आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे जो है ये मैं, सॉरी ये ज़रा बड़ा अजीब सा बन गया। इट शुड बिकम बी एंड बी इज़ बेसिकली 11। सो यहाँ पे आपके पास इस 11 का ये आ जाएगा। तो इसका पोजीशन 0 है, इसका 1 है, तो ये 64 और ये मिल मिला के आपको दोबारा जो है वो वही वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, ठीक है जी। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में एक नंबर गिवन है जिसमें इंटीजर पार्ट भी है और फ्लोट पॉइंट भी है। और आपको कहा गया है कि उसको हेक्सा में और ऑक्टल में जो है वो डिवाइड करें एग्जैक्टली द सेम वे। लेकिन यहाँ पे जब फ्लोट को आप कन्वर्ट करेंगे तो जिस तरह मैंने कहा कि इंटीजर पार्ट जो है वो कंटिन्यूसली आप का जो टारगेट बेस है आप उससे डिवाइड करेंगे, तो जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको कंटिन्यूसली आप जो है उस बेस की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 0.5 जो है उसको 16 से मल्टीप्लाई करें तो 8 पॉइंट समथिंग की वैल्यू आती है, फ्रैक्शन 0 हो जाता है, दैट्स व्हाई यू स्टॉप इट। लेकिन जब आप ये 0.0 को जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आपके पास जो है वो 2 की वैल्यू आती है और 0.5 जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट आता है। तो उसको कंटिन्यूसली आप कंटिन्यू करें, उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं आता। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन डॉट 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 हुए हैं। सो ये 50.222 इस तरह की आपके पास जो है वो वैल्यू आ रही है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 1.1 को आपने क्या करना है, 1.1 को जो है उसने उसके उसे आपने ऑक्टल और हेक्सा में कन्वर्ट करना है। दिस इज द रेडिक्स पॉइंट। तो जो आपका रेडिक्स पॉइंट है उसके यहाँ पे आप जो इंटीजर पार्ट है उसके साथ जीरोस ऐड कर दें और फिर जो रेडिक्स पॉइंट के उस पार जो वैल्यू है आप उसके साथ भी जीरोस ऐड कर दें। ऑक्टल में आपको 3 के करेक्टर्स चाहिए, तो यहाँ पे 0 और 0 कर दें। सो 0 0 और 1 जो है इट गिव्स यू अ वैल्यू 1 और 1 0 0 जो है अगर आप उनके पास देखें तो उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो क्या बनती है, वो -2 बनती है, ठीक है जी। सो इसलिए सॉरी ये चूँकि आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 0 0 की जो वैल्यू है 1 2 4, तो इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास 4 बन जाएगी, ठीक है जी। अगर आप इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ पे 3 जीरोस आप इस इंटीजर 1 के साथ जो है वो 3 जीरोस ऐड कर दें और रेडिक्स पॉइंट के बाद जो 1 है उसके साथ भी आप 3 जीरोस को ऐड कर दें। अब इसकी वैल्यू जो है वो 1 2 4 और 8 हो जाएगी और इसकी जो वैल्यू है वो अगेन 0 0 0 1 जो है वो 1 के इक्वल है, तो ये 1.8 के इक्वल हो जाएगा इन 16 बिट नंबर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपने
डायरेक्ट मैपिंग करनी है 7A2 का। तो ये तो मेरे ख्याल में इट्स वेरी सिंपल। आप 7 के लिए 4 बिट जो नंबर है, ठीक है जी, इक्विवेलेंट, आप उसके लिए जो है वो रिप्रेजेंट करें। ये 16 में है, यस। सो इसके अगेंस्ट जो है वो आपके पास चार चार जो बिट्स हैं, उस वो आप जो है वो असाइन कर दें। जिस तरह 7 है तो 7 का 0 1 1 1 बनता है, ए जो है वो 10 10 बनता है, और जो 2 है वो 00 10 बनता है। सो आप ये डायरेक्टली प्लेस कर दें एंड दैट्स हाउ यू गेट इट राइट। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 7A2 16 को डेसिमल में कन्वर्ट करें और फिर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करें। सो इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपने क्या करना है, 7A12 आपने हर एक वैल्यू, जिस तरह 2 है तो इसका 16 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 10 को 16 1 के साथ या 16 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और इसको 16 7 जो है उसको 16 स्क्वायर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। सबको ऐड करें तो आपके पास डेसिमल नंबर आ जाएगा, और फिर डेसिमल नंबर को कंटिन्यूसली आप 2 से डिवाइड करते जाएं। तो अल्टीमेटली आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली आपके पास जो है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट जो है वो आ जाएगा, एंड दैट्स व्हाट यू नीडेड राइट। आर कॉम्प्लीमेंट और आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट, एक वैल्यू आपको गिवन है इफ 5b माइनस 2d। सो अगर आप देखें कॉम्प्लीमेंट कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये हमने क्लियरली कहा है कि आपके पास जो 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 एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड जो हमारी कंक्लूजन थी वो यही था कि अगर आपने आर कॉम्प्लीमेंट डिटरमाइन करना है तो हर एक वैल्यू को आप आर माइनस वन से माइनस करें, लेकिन लास्ट वैल्यू मीन्स द लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है उसको आप आर की वैल्यू से मल्टीप्लाई सबमिट कर सब्ट्रैक्ट कर लें। सो यहाँ पे आपके पास हर एक वैल्यू जो है वो 15 से माइनस होगी एक्सेप्ट द डी वैल्यू। तो सबसे जो आपके पास लास्ट वैल्यू है ये 16 से जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। बाकी ये सारी वैल्यूज जो है ये इफ़ या 15 से जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है जी। तो आप इनको सब्ट्रैक्ट करें, इफ़ और इफ़ जो है वो फिनिश हो जाएगा, और 16 और आप डी निकाल दें तो डी जो है वो 13 है। 16 माइनस 13 माइनस 13 इज 3। इस तरीके से आपके पास ये इफ़ है मीन्स 15 है, तो 15 जो है उसमें से आप 2 को माइनस कर दें तो 13 बनती है, और 13 जो है वो इक्वल होता है आपके डी के बराबर, ठीक है जी। इस तरीके से आप ये बाकी भी कर दें, इट्स क्वाइट सिंपल। और अगर आप आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट पे जाते हैं तो आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट में हर एक वैल्यू जो है वो स्ट्रेट अवे आप चूँकि बेस 16 है तो इसमें हर एक वैल्यू जो है वो 16 माइनस वन मीन्स 15 से आप सब्ट्रैक्ट करें। तो ये सारे के सारे आप क्या करें, ये आप 15 से सब्ट्रैक्ट करें। सो दैट्स हाउ यू गेट बेसिकली these equivalent responses which are the correct responses as well. अगर हम थर्ड वन को डिस्कस कर लें तो थर्ड वन में स्ट्रेट अवे हमने एक ही एग्जांपल को लिया है, लेकिन पहले हमने ये किया है कि बड़ी वैल्यू से हम स्मॉलर वैल्यू को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो लेकिन एक यहाँ पे चीज़ जो है वो आप माइंड में रखें कि हम सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं वो ऑक्टल सिस्टम के हैं। इससे पहले आप बाइनरी और डेसिमल को ले चुके हैं। ये थोड़ा सा जो है आपके लिए लॉजिकल थॉट है, फ्रूट ऑफ थॉट है, कि जिसके थ्रू आप जेनेरिक प्रॉब्लम्स को जो है या जनरली जो है वो आप सोल्यूशन को किस तरीके से ले सकते हैं। सो 75 से आप 27 को माइनस करते हैं। सो 7 जो है वो 5 से वैल्यू जो है वो बड़ी है। सो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आप क्या करेंगे कि आप 7 से 1 बोरो लेंगे और वो 5 के साथ ऐड करेंगे। लेकिन जब ये 7 से आप 1 लेंगे तो वो 1 5 के साथ 8 इंक्लूड करेगा, क्योंकि हम बेस 8 की बात करते हैं, ठीक है जी। तो 8 प्लस 5 इट बिकम्स 13। 13 माइनस 7 गिव्स यू बेसिकली 6 वैल्यू राइट। और फिर 6 से 2 को माइनस करें तो वो 4 वैल्यू बनती है। सो बेस 8 में जो इस सब्ट्रैक्शन का डायरेक्ट रिस्पॉन्स है वो ये बनता है, ठीक है जी। अब आपके पास जो है आपको कहा गया है कि आर कम्प्लीमेंट के थ्रू इन दोनों डिजिट्स को जो है वो सब्ट्रैक्ट करें। तो आपने क्या करना है कि एम की वैल्यू एज इट इज़ रहनी है। आपने इन जो सब्ट्राहैंड है, माइन्यूट से सब्ट्राहैंड के आर कम्प्लीमेंट की वैल्यू को उसके साथ ऐड करना है। हम पहले कह चुके कि आर कम्प्लीमेंट जब हम यूज़ करते हैं तो हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन, राइट जी। सो यहाँ पे हम 51 हमारे पास 27 का जब आप जो है वो 8 कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये 8 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और ये 7 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। फुल डिटेल यहाँ पे राइट साइड पे जो है वो गिवन है। 78 से जब आप 27 को जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 51। आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दें।
So 5 and 1 gives you a value 6 and 7 and 5 give you a value 12. लेकिन 12 की वैल्यू जो है वो बाइनरी वैल्यू नहीं है। सो जैसे ही 8 से कोई वैल्यू बड़ी होगी आप उसको 8 से जो है वो डिवाइड करेंगे। तो 12 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो यू गेट अ रिमाइंडर ऑफ 4 and you get a carry of 1. So what you get is basically 146. अब 146 में हमने कहा है कि जब आपके पास इसमें से कोई कैरी जनरेट होगा तो आप उस कैरी को डिस्कार्ड कर लें और जो रिमेनिंग वैल्यूज होंगी वही आपका जो है वो आउटकम होगा, वही आपका जो है वो रिस्पॉन्स होगा। इसी एग्जाम्पल को अगर हम r-1 कॉम्प्लीमेंट से जो है वो सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे। m की वैल्यू एग्जैक्टली जो है वही रह जाएगी। जैसे मैंने पहले कहा था कि r-1 मींस 7 से हर वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्ट होगी, तो 77 से आप इसको सब्ट्रैक्ट करें 27 को। सो 7 गिव्स यू अ 0 एंड 7 2 गिव्स यू अ 5। सो 5 0 की वैल्यू आ रही है, इन दोनों को आप ऐड करें, दिस बिकम्स 5 और 7 प्लस 5 बिकम्स 12। 12 को आप 8 से डिवाइड करें सो 14। सो 4 और 1 आता है, ठीक है। सॉरी। अब इस सिचुएशन में जब आप r-1 के थ्रू जो है वो आप एक सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं तो उस सिचुएशन में जब आपके पास कैरी जनरेट होता है तो वो कैरी बनता है एंड अराउंड कैरी, और वो कैरी जो है वो बाकी टू वैल्यूज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के साथ वो हो जाती है 8। तो 45 के साथ 1 को ऐड करें तो ये 5 और 1 becomes 6 and then 4 becomes a 4. So that's how we get this response, right? तो अगर आप देखें तो इनिशियल जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें डायरेक्टली हमने 46 को गेन किया, r कॉम्प्लीमेंट के थ्रू भी हमने 46 को गेन किया और r-1 कॉम्प्लीमेंट के थ्रू भी हमने जो है वो 46 को गेन किया। इसका मतलब ये है कि तीनों मेथड्स का रिस्पॉन्स जो है वो हमारे पास सेम आ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने इसी क्वेश्चन को जो है वो उसके वैल्यूज जो है उनको हमने स्वाप कर दिया। अब हम 27 से 75 को माइनस कर रहे हैं, तो सिंप्लिसिटी के लिए अगर आप उसको डायरेक्टली भी जो है वो सॉल्व करते हैं तो आप क्या करते हैं कि बड़ी वैल्यू से आप स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और जो रिस्पॉन्स आता है उसके आगे आप माइनस का एक साइन लगा देते हैं। अगर आप इसको आर कॉम्प्लीमेंट के थ्रू सॉल्व करना चाह रहे हैं तो m की वैल्यू जो है वो 27 हो जाएगी और 75 की वैल्यू जो है वो r कॉम्प्लीमेंट मीन्स 8 कॉम्प्लीमेंट में 78 से आप इसको जब माइनस करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, कंप्लीट डिटेल इज गिवन हियर। इसके बाद आप क्या करें, इन दोनों वैल्यूज को जो है वो आप ऐड कर दें। सो 7 3 इज 10, 10 को आप 8 से डिवाइड करें तो यू गेट अ रिमाइंडर ऑफ 2 एंड बोरो एंड अ कैरी ऑफ 1 और 1 प्लस 2 गिव्स यू अ वैल्यू 3। अगर कैरी जनरेट नहीं होता तो हमें ये कहा गया है कि आप क्या करें, इसका फिर से जो है वो 8 कॉम्प्लीमेंट ले लें, मींस r कॉम्प्लीमेंट आपने फिर से लेना है और उसके आगे जो है वो एक माइनस प्लेस कर देना है। सो अगेन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 78 से 8 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 की वैल्यू आएगी और 7 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो है वो 4 की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इसके सामने जब आप सेकंड कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसके सामने आपने जो है इस वैल्यू के ऐसे आगे जो है वो आपने क्या करना है, आपने माइनस का सिंबल जो है वो प्लेस कर देना है। Exactly the same thing is happening with the 27 minus 75 in octal using r-1 complement। 27 की वैल्यू को आपने क्या करना है, अब 75 की वैल्यू जो है 78 की बजाय 77 से सब्ट्रैक्ट होगी तो 77 minus 75 gives you a value 2। अब इसको आप ऐड कर दें, so 7 plus 2 is a 9, 9 is greater than 8, so you have to divide it with 8। So 1, you get a 1 as a reminder and then 1 goes as a carry to the next pair और इसकी वैल्यू आती है 3। सो चूंकि यहाँ पे भी कोई कैरी जनरेट नहीं हो रहा तो इसलिए आपने क्या करना है, इसका अगेन जो है वो 7 कॉम्प्लीमेंट लेना है। 7 कॉम्प्लीमेंट आप ले लें तो 7 minus 1 is 6 and 7 minus 3 is 4 और अब आपने क्या करना है, इसके आगे जो है वो माइनस प्लेस कर देना है। सो दिस वुड बी बेसिकली द रिस्पॉन्स। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से गेन किया होगा, लेकिन आई एम श्योर कि इसमें बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज होंगे। तो ज़्यादातर मेरा एम्फेसिस जो है वो इसी असाइनमेंट के ऊपर था क्योंकि उसमें ज़्यादा लॉजिक जो है वो इन्वॉल्व था। लेकिन अगर आप लोग प्रोसेस अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको कोई भी इस किस्म का मैकेनिज्म गिवन हो उसमें कोई इशू जो है वो नहीं आएगा। अगर आप जो है वो मेमोराइज करना चाह रहे हैं तो फिर डेफिनेटली जैसे ही थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा आप फिर उसको जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए मेरी सजेशन हमेशा यही होगी कि आप कॉन्सेप्ट को लिया करें, ना कि आप जस्ट मेमोराइज करें एक पर्टिकुलर
असाइनमेंट नंबर 4 मेरे ख्याल में क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि 1 to 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करें और कन्वर्जन जो है वो है रिपीटेडली आप जो है उसको जो नंबर आपको गिवन है उसको रिपीटेडली जो है तो आप 2 से यस 2 से जो है वो डिवाइड करते जाएं और फिर सारे रिमाइंडर्स जो हैं उनको आप ऐड करते जाएं। जबकि बीसीडी कोड जो है वो 1 के लिए डायरेक्टली आप बीसीडी जो कोड है टेबल्स में उसमें से आप उठा लें 00011 के लिए होगा, 0010 जो है वो 2 के लिए है और 0101 जो है वो 5 के लिए है। तो अगर आप यहाँ पे देखें यहाँ पे तकरीबन यहाँ पर 7 डिजिट्स हैं और यहाँ पे जो है बिट्स हैं और यहाँ पे 12 बिट्स हैं। सो दोनों जो है वो डिफरेंट है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि आप 31 को रिप्रेजेंट करें तो बीसीडी इक्विवेलेंट उसके कोड में से उठा लें। 8 4 माइनस 2 माइनस 1 जो है वो भी आप स्ट्रेट अवे वहीं से कोड्स जो है वो उठा लें। सेम इज़ द केस विद एक्सिस 3 2 4 2 1 इक्विवेलेंट और बाइक्वेनरी इक्विवेलेंट एज वेल। सो मेरे ख्याल में ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि आप दो आपको मैसेजेस गिवन हैं 1001101 और 1000110। इसमें यह है कि आप इसमें से 1 या 0 में से क्या ऐड करेंगे कि इसको ऑड पेरिटी और इवन पेरिटी बना दें। अगर फर्स्ट वन को देखें तो उसमें 4 वंस हैं, तो अगर उसको ऑड बनाना है तो उसमें 1 ऐड करें तो 5 वंस हो जाएंगे विच इज़ बेसिकली एन ऑड पेरिटी। और अगर इसे इवन पेरिटी बनाना है तो उसमें 0 ऐड कर दें और 4 जीरोस जो है वो इवन पेरिटी हो जाएगी। इस तरीके से जो क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है उसमें 3 वंस हैं ऑलरेडी, तो अगर आप उसको ऐड ऑड पेरिटी बिट जो है वो 0 ऐड कर दें तो आपके पास ये ऑड पेरिटी हो जाएगा। और अगर आप इसको 1 ऐड कर दें तो 4 वंस हो जाएंगे, तो इस तरह से ये इवन पेरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन आपको ये आपसे कहा गया था कि आप एक रिफ्लेक्टेड कोड डेवलप करें अपने चॉइस का। क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिफ्लेक्टेड कोड जो है वो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकती है, लेकिन जो जब आप एक नंबर से दूसरे नंबर पे मूव करते हैं, मीन 0 से 1 पे जाते हैं, 2 से 1 से 2 पे जाते हैं, इस तरीके से, तो उसमें जस्ट एक बिट का डिफरेंस होना चाहिए कंसेक्टिव दो बिट्स के दो कोड्स के अंदर। सो आपके पास कोई भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक बुक में गिवन था, मैंने कहा था कि उसके अलावा बनाने, सपोज मैं कहता हूँ कि डेसिमल डिजिट 0 को जो है वो मैं 1111 से रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। अब इसमें से कोई भी एक बिट जो है वो आप चेंज करें। मैंने यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है सॉरी जो राइट मोस्ट बिट है मैंने उसको चेंज किया है। सो ऊपर 1111 से ये 1110 जो है ये एक बिट डिफरेंट है। इस तरीके से 1110 से 1101 जो है ये एक बिट डिफरेंट है। ठीक है जी। और इस तरीके से 1100 से नेक्स्ट मैंने इसको लिया 1101। सो यहाँ पे जस्ट यही है और इस तरीके से आप औरों को भी देख लें सॉरी। जस्ट आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आपके पास जो है वो सेम कोड जो है वो दो नंबर्स को अलाउड ना हो। ठीक है जी। सो आपके पास और भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं, चाहे आप ज़ीरो के लिए आप जो है यहाँ किसी और 0110 से स्टार्ट कर लें और इसके बाद फिर आप ऑनवर्ड मूव करते जाएं, लेकिन जस्ट आपने ये चीज़ मेंटेन करनी है कि आपके पास जो नेक्स्ट टू ईच अदर या एक के बाद जो दूसरा कोड आपके पास आए तो उसमें एक ही बिट चेंज हो, और वो चेंज 0 से 1 भी हो सकता है और 1 से 0 भी हो सकता है, ये कोई इतना इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर लास्ट बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपने अल्फा न्यूमेरिक 6 बिट कोड भी जो है वो देखा है टेबल में, एस की कोड भी देखा है, एब्सिडिक भी देखा है और 12 बिट कोड भी देखा है। आपको यहाँ पे गिवन है यूएसटी बनू। ठीक है जी। थोड़ा सा इसको मैंने डिफरेंस थोड़ा सा इसको मैंने चेंज किया है, क्योंकि यूएसटी बनू जो है वो बनू की स्पेलिंग बी कैपिटल ए एन एन यू ये बाकी स्मॉल थे, लेकिन चूंकि वहाँ पे हमारे पास स्मॉल के लिए कोई जो है वो कोड्स अवेलेबल नहीं है, तो मैंने इसको सारा का सारा जो है वो कैपिटलाइज कर दिया। ठीक है जी। सो यू एस टी हाइफन बनू। ठीक है जी। सो अगर आप 6 बिट कोड देखें तो यू के लिए आपके पास जो है 110 कोड है। इसके लिए जो है वो 110010 कोड है। टी के लिए जो है वो 110011 कोड है। इस तरह हाइफन के लिए जो है वो 100000 कोड है, एंड द सेम इज द केस विद द रेस्ट ऑफ देम एज वेल। इस तरीके से आप इसकी 8 बिट कोड्स वहां से देख लें।
7 बिट कोड है एस की, लेकिन उसमें एक जो है वो बेसिकली आप पेरिटी का भी ऐड कर सकते हैं। सो एस की आप उस टेबल से हर एक वैल्यू के अगेंस्ट जो है वो आप उठा लें, उसका एक सीक्वेंस बनाएं लेफ्ट टू राइट, एंड दैट वुड बेसिकली गिव यू एन alphanumeric ASCII equivalent for the UST Banu. The same would be the case with EBCDIC and 12-bit code as well. 12-bit codes में आपके पास 2 या 3 पैरामीटर्स जो हैं वो बेसिकली एक करेक्टर को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसलिए 04 जो है वो यू को रिप्रेजेंट करते हैं, वो उस कॉलम में से आप डायरेक्टली जो है वो आप उठा सकते हैं। मेरे ख्याल में इसमें कोई इतना बड़ा जो है वो लॉजिकल पॉइंट्स जो है वो बाकी इसमें जो है वो नहीं है। सो ये थे हमारे 4 असाइनमेंट्स जो कि मैंने आप लोगों को करने को दिए थे, आप लोगों ने उसका रिस्पांस दिया है, और अब मैंने उसके सॉल्यूशंस जो हैं वो भी आपके साथ डिस्कस किए। आप इसको थारोली जो है वो चेक कर लें अपने सॉल्व सॉल्यूशंस के साथ, इसके सॉल्यूशन को मैच कर लें। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मुझसे कोई टाइपोज वगैरह हुई हुई हो, तो अगर वो से आप जो है अगर कोई एरर हो तो आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। और अगर इस तरह का कोई एरर जो वाकई में हो तो उसके आपको वैसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिल सकते हैं, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई एरर जो है वो अवेलेबल है। ओके जी, इस वीक आपका टास्क यही होगा कि आप वो सारे के सारे टॉपिक्स जो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं आप उनको रिवाइज करें, और अपने असाइनमेंट्स जो आप लोगों ने किए हैं उनको इन सॉल्यूशंस के साथ, इनके सॉल्यूशंस के साथ जो मैं आपको यहाँ पे मैंने डिस्कस भी कर दी और मैं साथ में अपलोड भी कर दूंगा। आप इसको कंपेयर करें और उसमें से लर्न करें। आपने कुछ सबमिट नहीं करना इस वीकेंड, जस्ट आपके पास आपने आपने ये करना है कि आप अपने रिस्पॉन्सेज को, अपने रिजल्ट्स को इन इन रिजल्ट्स के साथ, इन सॉल्यूशंस के साथ कंपेयर करें। ये आपको हेल्प आउट करेगा अपकमिंग क्विज के लिए और अपकमिंग मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए भी। क्विज 1 जो है वो इंशाल्लाह ड्यू होगा एक और लेक्चर के बाद। सो और हमारी कोशिश होगी कि हम नेक्स्ट जो वीक का लेक्चर हो उसमें हम जो है वो बाइनरी लॉजिक सारा का सारा उससे रिलेवेंट जितने भी इनिशियल कॉन्सेप्ट्स हैं हम उन्हें जो है वो एक्सप्लोर करें, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है क्विज लें, और उसके बाद फिर हम बाकी डिटेल्ड जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी तरफ जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। ओके जी, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे। अगेन अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो आप डेफिनेटली वो जो है वो उस लर्निंग ग्रुप में जो है वो मुझसे या मेरे ऑफिस में आके मुझसे जो है वो डिस्कस सकते हैं। सो टिल नेक्स्ट वीक, अल्लाह हाफिज़।